Hello beta, how are you all? I hope all of you are fine. Beta, in the last lecture of the lesson, we have discussed about the political causes of the revolt. Today, now we are going to start with the economic causes of the revolts, that is discontent among peasants and the artisans. Let's continue. क्या थे इकोनॉमिक कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? बेटा, इंडिया में उस समय दो क्लास थी बेटा। पहली क्लास क्या थी? पीजेंट्स। दूसरी क्लास क्या थी? आर्टिसंस, आर्टिस्ट। ठीक है, ये दोनों जो कम्युनिटी थी मिलकर लगभग 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बनाते थे। 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, and when it was the rule of the English East India Company was initiated in India, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो इन दोनों जो कम्युनिटी थी, ये दोनों जो कम्युनिटी थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा अप्रेसिव हो गई। पहला रीजन क्या है बेटा? इकोनॉमिक रीजन में आर्टिस्ट। आर्टिसंस वर ruined। जो आर्टिसंस थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। कैसे हो गए थे? When it was इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन ब्रिटेन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आया तो क्या हुआ बेटा? इंडियन जो थे ब्रिटिश गुड्स और इंडियन गुड्स, ब्रिटिश गुड्स और इंडियन गुड्स, इनकी डिमांड को लेकर क्या हुआ? ब्रिटिश गुड्स कैसे थे? मशीन मेड थे। इंडियन गुड्स कैसे थे? हैंडमेड थे। इनका कॉस्ट कैसा था? सस्ता था। ये कैसे थे? एक्सपेंसिव थे। ड्यूरेबल थे, दैट इज मोर ड्यूरेबल। इनकी ड्यूरेबिलिटी कैसी थी? इतनी नहीं थी। ड्यूरेबल थे लेकिन कम थे। ड्यूरेबल थे लेकिन कम थे। तो क्या हुआ? मशीन मेड गुड्स जो थे ब्रिटिश कंपनी के, उन्होंने जो आर्टिसंस का ग्रुप था इंडिया में उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। मींस इनके मशीन मेड गुड्स और इनके हैंडमेड गुड्स, इनके रेट में क्या था? इनके रेट में बड़ा डिफरेंस था। ये एक्सपेंसिव होते थे इंडियन गुड्स, जबकि ब्रिटिश के जो गुड्स थे बेटा वो कैसे होते थे? वो चीपर होते थे, वो सस्ते होते थे, ये एक्सपेंसिव होते थे। इनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती थी, इनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो इस वजह से जो ग्रुप ऑफ द आर्टिसंस है वो पूरी तरह से क्या हो गया बेटा? बर्बाद हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ठीक है, पहला तो रीजन ये रहा इकोनॉमिक कि ग्रुप ऑफ द आर्टिसन वॉज क्या हुआ बेटा? वो बर्बाद हो गया। दूसरा, पीजेंट्स वर ऑपरेसिव। जो पीजेंट्स का जो ग्रुप था, पीजेंट्स के साथ क्या हुआ? जो पीजेंट्स थे उन्हें क्या किया गया? उन्हें फोर्स किया गया, फोर्स टू ग्रो commercial crops instead of food crops। जितने भी फार्मर्स थे उन्हें क्या किया? उन्हें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्स किया
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस ऑल द पीजेंट्स कि भैया आप लोग क्या, आप कमर्शियल क्रॉप्स उगाइए, फूड क्रॉप्स आपको नहीं उगानी है। फॉर एग्जाम्पल क्या था बेटा इसका एग्जाम्पल? इंडिगो। इंडिगो से इतना बेहतर इंडियंस को क्या मुनाफा तो नहीं मिलता था। दे कुड हार्डली वॉट दे कुड हार्डली यस गोट देयर मनी दैट दे यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिगो। इंडिगो को प्रोड्यूस या ग्रो करने में जो उनकी लागत लगी होती थी, कॉस्ट, उसे ही वो लोग रिकवर कर पाते थे। सो व्हाट डिड द फार्मर ईट? फार्मर्स क्या खाएं? प्रॉब्लम थी फार्मर्स के साथ कि अब हम खाएंगे क्या। ब्रिटिश ने तो इतना बुरा कर दिया। तो पहला जो आर्टिसन का ग्रुप था, ब्रिटिश के मशीन मेड गुड थे, अच्छे गुड थे, या एक तरह से, या उनकी रेट ऑफ चीपर था। तो कस्टमर कहाँ जाएगा? जहां उसे सस्ता और अच्छा माल मिलेगा। तो आर्टिस्ट बर्बाद हो गए। दूसरा बेटा जो फार्मर्स हैं उन्हें मजबूर किया गया कि वो लोग क्या कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करें, उसके किसके फूड क्रॉप्स को ग्रो ना करें। इसकी वजह से फार्मर जो था, फार्मर अब भूखा मरने लगा। कई सारी फेमाइंस आ गई, बीमारियां आ गई। फार्मर्स की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मीन्स मिजरेबल हो गई, माइजरेबल हो गई। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, फार्मर्स और पीजेंट्स जो 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया थे लगभग, जब इतना मेजर पॉपुलेशन क्या होगा बेटा, परेशान होगा। सो इट वाज डेफिनेटली इट क्रिएट अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पीपल और ग्रुप ऑफ द पीपल। उस व्यक्ति या ग्रुप ऑफ द पीपल के खिलाफ प्रोटेस्ट होना संभव है और लाजमी भी है, और ये होगा भी। ठीक है, इसी वजह से द रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। पहला रीजन पॉलिटिकल, दो बताए हैं मैंने, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा रीजन इकोनॉमिकली दो मेन ग्रुप थे इंडिया में उस समय, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सन, आर्टिसंस एंड फार्मर्स। ठीक है, तो ये लगभग 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थे। और जब ये मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वॉट, मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज यस क्या कहें इसे, अप्रेसिव था। तो क्यों ना ये इसी वजह से रिवोल्ट को इनिशिएट किया गया। ठीक है, देखते हैं ध्यान से दोबारा। इकोनॉमिक कॉज क्या थे? सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी लॉस ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का क्या हुआ, कमर्शियलाइजेशन। पीजेंट्स ग्रो कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स के बलाव ने क्या कैश क्रॉप उगाना पड़ा। द पीजेंट सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन ऑपरेशन एंड मेड देयर क्रॉप्स नॉमिनल प्राइसेस। और उनकी जो क्रॉप्स थी उसका उन्हें क्या मिलता था, नॉमिनल प्राइस। तो वो लोग कर्ज में डूबते गए लगातार। बोथ peasants and जमींदार were dissatisfied with the revenue policy of the British. They were against the high taxes and harsh methods of revenue collection. रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथड था वो बहुत ज्यादा कठोर था। न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज द ब्रिटिश established direct contact with the peasants who lost their right for evicted from the land. Many riots found themselves in the clutch of the merciless moneylenders. Their efforts to free themselves were not supported by the police and the government officials. बेटा जो रियोट्स थे, जो फार्मर्स थे या फार्मर्स, वो मनी लैंडर्स के हाथ की कठपुतली बन जाते थे। और उन्हें मनी लैंडर्स किसके, ब्रिटिश के अंडर वर्क करते थे। तो उनको पुलिस या गवर्नमेंट से कोई भी हेल्प नहीं मिलती थी। ठीक है, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड वर कन्फिक्टेड एंड सोल्ड टू हायर बिडर्स। अब जो बड़े बड़े एरिया थे, लैंड थे, उन्हें क्या किया गया, उन्हें मींस कन्फिस्केटेड, उन्हें क्या कर दिया, उन्हें कब्जे में ले लिया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। और उन्हें क्या, उन्हें बड़ी बहुत ज्यादा रेट में बेच दिया जाता था किसी बिजनेसमैन को। मान लीजिए ये लैंड कैसी है बेटा, फार्मिंग लैंड है। और अब फार्मिंग लैंड को छीन लिया गया, इसे एक व्यक्ति को बेच दिया गया। वो किसान तो नहीं है, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है। तो उसने इस फार्मिंग की जगह को क्या खरीद कर अपना कोई फैक्ट्री यहाँ पर स्टैब्लिश कर ली। तो जो कम्युनिटी है फार्मर्स या पीजेंट्स की, वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई बेटा, वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दीज वर द रीजंस। ठीक है, आगे देखते हैं। द ड्रेन ऑफ वेल्थ, lack of modern industries and employment and several section of the society added economic grievance of the people. बेटा एक आप यहाँ पर क्या आया, वर्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ।
ड्रेन ऑफ वेल्थ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझिए ध्यान से। क्या है बेटा? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है? दिस इज कंट्री ए, दिस इज कंट्री बी। ये कंट्री ए कंट्री बी में कोई व्यापार करने आई, लेट्स से यहां आई, ठीक है। यहां से इसने रुपए मान लीजिए 10 का क्या किया, अपना व्यापार किया, और यहां से ये कंट्री ए यहां से रुपए 2 का कोई भी प्रोडक्ट यहां से खरीद के अपनी कंट्री ले जा रही है। सो व्हाट इज इट? 2 रुपए गुड्स। चलिए मान लीजिए 2 रुपए तो यहां वापस रह गए, और यहां से 8 रुपए कैश लेके जा रही है। तो यहां की जो वेल्थ है कंट्री बी की, यहां पर इसे 10 रुपए इसने दिए हैं और 2 रुपए इसे वापस मिल गए, तो इसकी जो बेटा वैल्यू है वो कितने रुपए से घट गई? दैट इज 8 रुपए। और इसकी वैल्यू कितने रुपए से बढ़ गई? दैट इज 8 रुपए। और हो सकता है जो इसने गुड्स यहां पर बेचा है 2 रुपए का, उसे इसमें भी बेनिफिट हुआ हो। तो बेसिकली इसकी तो कितनी वेल्थ हो गई? 10 रुपए। और इसकी वेल्थ कितनी घट गई? 8 रुपए। तो ड्रेन ऑफ द वेल्थ क्या होता है? व्हेन द वेल्थ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इज व्हाट एक्सपोर्टेड या इज टुक टू एनी अदर कंट्री। जब किसी कंट्री की वेल्थ और उसकी करेंसी या उसकी जो उस समय की जो भी है वेल्थ, उस वेल्थ को कोई दूसरी कंट्री अपनी कंट्री में ले जाती है, उसके बिना किसी अगेंस्ट कुछ दिए, उसके मनी और काइंड उसके इक्वलेंट ना दिए, बिना जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री का कोई गुड्स या उसकी वेल्थ लेकर जाती है, उसे बोलते हैं बेटा ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। सोशियो रिलीजियस कॉज, सोशियो रिलीजियस कॉजेस। अब ये सोशियो रिलीजियस कोर्सेज क्या थे? सोशल और रिलीजियस दोनों तरह के कोर्सेज थे। सोशल रिफॉर्म्स एंड इंडियन रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म्स। ब्रिटिश passed laws to stop various social evils privileges at that time, the abolition of sati, legislation of the widow, sorry, legalization of widow remarriage, and extension of western education to women were viewed with great suspicion of conservative section of Indian society and considered as undue influence in the social custom of India, social customs of India। बेटा इस सेक्शन में ब्रिटिश ने कुछ काम किए, जैसे एबोलिशन ऑफ सती, सती प्रथा को बंद किया, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज, पहले विडो जो थी उसे अधिकार नहीं था रीमैरिज का, तो ब्रिटिश ने इसे भी अलाउ किया। वेस्टर्न एजुकेशन महिलाओं को दिया जाना, यहाँ पर आकर क्या इंडियन जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ठीक है, विडो रीमैरिज हुआ, सती प्रथा को बंद किया गया। तो जो कंजर्वेटिव्स थे, सोसाइटी के जो सेक्शंस थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो धर्म को बचाने के बारे में कह रहे थे, उन लोगों को लगा द ब्रिटिश आर गोइंग वोट अगेंस्ट अस, वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, और इसीलिए उन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ अपने धर्म को लेकर उन्हें डर लगा, फियर या फियर ऑफ रिलीजन का फियर, उन्हें डर गया कि हमारा धर्म कहीं नष्ट ना हो जाए, ये ब्रिटिश हमें पूरी धर्म को नष्ट ना कर दें। दूसरा, रेसिज्म अ थ्रेट टू रिलीजन, अ थ्रेट टू रिलीजन, लोगों को लगा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। कैसे? जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो अपनी एजुकेशन को इम्पार्ट कर रही थी इनटू द इंडियंस, तो इंडियंस को लगा कि ये ब्रिटिश अभी एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये अपनी जो सभ्यता है, इनकी जो सिविलाइजेशन है, उसे भी लोगों को समझा रहे हैं, ये इसका क्या कर रहे हैं? इम्पार्ट कर रहे हैं, इसे लोगों में फैला रहे हैं। तो लोगों को डर लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन से ये यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से मीन्स लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक तरह से लोगों को बता रहे हैं क्रिश्चियनिटी सुपीरियर है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडियंस ड्यू टू ब्रिटिश एटीट्यूड ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी
वॉज अ मेजर कॉज ऑफ डिसकंटेंट। वो रंग भेद, जातीय या रंग का भेदभाव करने लगे ब्रिटिश, इसके खिलाफ लोगों को लगा कि हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। द ब्रिटिश डिस्क्राइब हिंदू और एज ब्राह्मण एंड मुस्लिम एज क्रूल एंड इनटॉलरेंट। ब्रिटिश ने हिंदू को ब्राह्मण के रूप द्वारा क्या क्या डिस्क्राइब किया और मुस्लिम को क्रूल और इनटॉलरेंट कहा कि ये लोग इनटॉलरेंट हैं। इससे क्या हुआ बेटा, द ब्रिटिश ऑफिसर often assaulted and insulted इंडियन पब्लिकली। इंडियंस को पब्लिकली कई बार ये लोग इंसल्ट कर देते थे। Educated Indian were denied to promotions and opportunities for the appointment of the higher position. They were forced to stick to subordinate position of the services and put up with the racial discrimination. जो पढ़े लिखे हिंदू थे, सॉरी पढ़े लिखे जो इंडियंस थे, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया कि आपको हाई पोस्ट पर हम लोग नहीं भेजेंगे। उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनका जातीय भेदभाव होता था और उन्हें कुछ पर्टिकुलर जॉब्स ही प्रोवाइड कराई जाती थी। The people felt threatened by the activities of the Christian missionaries who gave supported by the government. Land belonging to temples and mosques were taxed, which hurt people's feel religious sentiment and deprive families dependent on the land of their income. Basically बेटा रिलीजियस कंटेंट, यस, सोशियो रिलीजियस कोज क्या है, सोशल और रिलीजियस कोज हैं, और इसके केवल दो ही पार्ट हैं। पहला समझिए, आपको अगर कहा जाए कि व्हाट वाज द सोशल कोजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, पहला आप कहेंगे वेस्टर्न एजुकेशन। पहला वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से लोग डर गए। ये वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में क्या इम्पार्ट हुई, इंडिया में इम्पार्ट हो रही थी वेस्टर्न एजुकेशन, और वेस्टर्न एजुकेशन को लोगों ने समझा कि ये अब हमारे धर्म को, ये अब हमारी सभ्यता को खत्म करते जा रहे हैं। जैसे वेस्टर्न एजुकेशन के साथ वेस्टर्न कल्चर भी आया। वेस्टर्न कल्चर को देखकर इंडियंस को लगा, जो इंडियन सोशलिस्ट थे, उन्होंने देखा कि ये लोग हमारे जो मीन्स जनरेशन है, उस जनरेशन को कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा था फियर ऑफ द रिलीजियस अनकंफर्टेबिलिटी थी, रिलीजियस अनकंफर्टेबिलिटी। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कर रही थी बेटा, क्रिश्चियन मिशनरीज इम्पार्ट कर रही थी, लोगों को बता रही थी फायदे किसके, क्रिश्चियनिटी के, कि क्रिश्चियनिटी एक सुपीरियर रिलीजन है। तो इसीलिए लोगों को लगा कि ये हमारे धर्म को नष्ट ना कर दें। वेस्टर्न एजुकेशन आएगी, वेस्टर्न एजुकेशन के साथ ये वेस्टर्न कल्चर सिखाएंगे, लोगों को फायदे बताएंगे क्रिश्चियनिटी के, और इसीलिए लोग डर गए बहुत ज़्यादा, किससे, इससे। तो दो सोशल कोज थे, वेस्टर्न एजुकेशन और दूसरा क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज से भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। मिलिट्री कोज डिसकंटेंटमेंट सिपॉयज, ठीक है, मिलिट्री कोज क्या था बेटा, डिसकंटेंटमेंट सिपॉयज। Indian soldier who formed more than 85% of the British troops in India suffered from oppressive British rule as well. उन लोगों को भी जो इंडियन सिपोइज थे, 85% ऑफ द टोटल ब्रिटिश ट्रूप्स था बेटा, मीन्स जितना भी ब्रिटिश आर्मी थी उसका 85% इंडियन सिपोइज थी। इंडियन सिपोइज वर लुक अपॉन एन इंफीरियर बिगेंस टू थ्रेट ट्रीटेड बैडली बाय द ब्रिटिश सुपीरियर्स। इंडियन सिपोइज को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी, कहां पर बेटा, ब्रिटिश आर्मी में। दूसरा, उन्हें लेस पेड किया जाता था, ब्रिटिश सोल्जर की अपेक्षा जो इंडियन सिपोइज थे उन्हें बहुत कम पे किया जाता था, ठीक है। अब वेन्यू ऑफ प्रमोशन वर क्लोज्ड फॉर देम। अगर कोई इंडियन सिपोइज चाहे कि मुझे प्रमोशन चाहिए, उसे प्रमोशन कभी नहीं मिलेगा, इट वॉज ओनली फॉर द ब्रिटिश सोल्जर्स, ठीक है। The sepoys were forbidden to wear caste and scrum mask and such as tilak, beard and turban. जो ब्रिटिश सिपोइज थे, इंडियन सिपोइज, उन्हें मना कर दिया। सिपोइज वर फोरबिडन टू वियर caste एंड स्कैटरियन मार्क्स सच एज तिलक, बियर्ड और टर्बन। इन्हें मना किया कि आप लोग अपने आपका जो धर्म का प्रतीक है, आपका जो कल्चर है, आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं, आप दाढ़ी नहीं रखेंगे, आप टर्बन नहीं पहनेंगे, आप तिलक नहीं लगाएंगे, आप किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे। Indian Sepoys foreign service allowance or batta was discontinued, causing a reduction of their soldiers' salaries. फॉरेन सर्विसेज अलाउंस होता था बेटा, FSA,
उसे क्या कर दिया गया, बट्टा को खत्म कर दिया गया, ठीक है। और इसकी वजह से जो सैलरी है इंडियन सिपाहीज की वो और कम हो गई, ठीक है। 1856 कंपनी पास्ड अ लॉ, कंपनी ने एक नया एक्ट पास किया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है। ये एक्ट क्या था, which ensures that every new recruit served overseas is or if order. This hurt the sentiments of the sepoys because they believed that if they crossed the sea they would lose their religion or caste. उन्होंने कहा क्या बेटा, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया, उन्होंने कहा कि जितने भी ये सिपोइज हैं, इनमें से जो पर्टिकुलर सिपोइज हैं बेटा, विच एंश्योर दैट एवरी न्यू रिक्रूट सर्व्ड ओवरसीज, मीन्स जो नई रिक्रूट होगी, अब जितने भी रिक्रूट पुराने हैं वो ठीक है, अब जो नया कोई भी होगा उसे ओवरसीज मीन्स उसे हमारे साथ दूसरे देश में भी जाना पड़ेगा। तो सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स को लगा कि अगर ये हमें बाहर ले गए तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा वोट, नेक्स्ट इज वोट, नेक्स्ट इज इमीडिएट कोज। क्या बेटा, immediate cause. The company the controversy over the new new infield pattern rifles introduced the British Army in 1853 ultimately lead to the revolt. बेटा कोई भी रिवोल्ट होगी, जब वो रिवोल्ट का इनिशिएट कुछ भी हो सकता है, रिवोल्ट का कारण कुछ भी हो सकता है, बट व्हेन द रिवोल्ट स्टार्ट इमीडिएट कोज उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब ये इमीडिएट कोज क्या था बेटा, 1853 में 1853 इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो इनफील्ड राइफल था इसकी बेटा जो कार्टेज होती थी, इसकी कार्टेज जो थी उस कार्टेज के बारे में कहा गया कि इसमें जो कार्टेज को खोलना पड़ता था बेटा मुंह से काटकर, और ऐसी लोगों को पता चला, मींस जो सिपोइस थे उन्हें पता चला कि इसमें फैट यूज होता है किसका, पिग एंड काउ, गाय और सुअर का फैट इसमें यूज होता था। उस समय ब्रिटिश आर्मी में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सिपोइस थे। मुस्लिम पिग को क्या बेटा अपवित्र मानते हैं और हिंदू काऊ की क्या पूजा करते हैं। तो जब सिपोइस को पता चला कि जो ये राइफल है न्यू पैटर्न राइफल और इसकी कार्टेज में किसका फैट यूज होता है, गाय का और सुअर का, तो जो हिंदू रूलर्स थे, जो हिंदू सिपोइस थे वो ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो गए कि हम गाय के जो फैट है, चर्बी है, इसकी आप इसका यूज कर रहे हैं इसमें, और गाय की तो हम पूजा करते हैं। तो इंडियन ने इसका विरोध किया, जो हिंदू सिपोइस थे। दूसरा मुस्लिम ने कहा कि पिग, हमारे जो सुअर है हम उसे क्या अपवित्र मानते हैं, हम इसको अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। दूसरा मुस्लिम ने भी इसका विरोध किया, न्यू पैटर्न इंग्लिश राइफल का, ठीक है, इनफील्ड राइफल का इन लोगों ने भी विरोध किया। इसी वजह से क्या हुआ बेटा, इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी बढ़ गई और ज्यादा, एंड इट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। इसी की वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था, ठीक है बेटा, समझते हैं ध्यान से। The cartridge of these rifle had to be bitten off before being inserted into the rifle. जो इनकी कार्टेज थी उसको क्या मुंह से काटा जाता था। Rumors had spread that the sepoys camps that contained fat from pig and cow. Hindu and Muslim sepoys therefore objected on using them. The sepoys thought that British were deliberately, trying to hurt their religious sentiment. जो लोग थे, जो मीन्स कौन थे बेटा, इंडियन सिपोइस थे, उन्हें लगा कि ये हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं, ठीक है।
अब क्या हुआ, 27 जनवरी 1857 मिलिट्री सेक्रेटरी ऑर्डर ऑल कार्टेज दैट ऑल कार्टेज विच वर इंश्योर्ड वर टू बी फ्रीड फ्रॉम ग्रीस। 27 जनवरी 1857 को कहा ब्रिटिश जो मिलिट्री सेक्रेटरी था कि वो फ्री फ्रॉम ग्रीस हैं। सिपोइस कुड ग्रीस देमसेल्व्स, सिपोइस उन्हें अपने आप ग्रीस कर सकते हैं यूजिंग मिक्सचर दे प्रेफर्ड। दिस हाउएवर कन्विंस द सिपोइस दैट देयर फियर्स वर जस्टिफाइड। लगा उन्हें, क्या लगा, 27 जनवरी 1857 को आप मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि ये जो कार्टेज हैं इनमें इस तरह का कोई भी ग्रीस या कोई भी ऐसा फैट नहीं है। तो लगा सिपोइस को कि चलो भाई ये हमारे मतलब जस्टिफाई कर दिया। स्पार्क्ड ऑफ द म्यूटिनी, people from the different section of the society rose rebellion supported sepoys. Some historians regarded it as the biggest armed resistance against the colonialism. colonialism के खिलाफ ये सबसे बड़ी लड़ाई थी, ठीक है। यस बेटा, अब समझिए। इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट, इसका क्या था बेटा कॉज? एक ही कॉज था, ग्रीस्ड कार्टेज। लोगों जो सिपोइस थे उन्हें लगा, उन्हें पता चला कि इसमें पिग और काव का फैट यूज होता है। उसे क्या किया, उसका विरोध किया किसने? इंडियन रूलर्स ने, सॉरी इंडियन सिपोइस ने। 27 जनवरी 1857 को जो कंपनी का सेक्रेटरी था, मिलिट्री सेक्रेटरी, उसने कहा कि इसमें कोई भी ग्रीस ऐसा नहीं है जो आपके धर्म को नष्ट कर दे। उसे लगा कि इंडियन की जो फीलिंग है वो क्या हो गई, जस्टिफाई हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ब्राह्मण जो सोल्जर्स था बेटा, सिपोइस था, मंगल पांडे, उसने इसे देखना चाहा। उसने कहा द रिवोल्ट स्टार्टेड बैरकपुर वेस्ट बंगाल से शुरू हुई बेटा। ऑन 29 मार्च 1857 जब यंग सोल्जर मंगल पांडे ने रिफ्यूज कर दिया इनफील्ड पैटर्न राइफल का यूज करने को, और उसे क्या कर दिया गया बेटा, फांसी दे दी गई। इसकी वजह से इंडियन सिपोइस ने क्या किया, इंडियन सिपोइस गुस्सा हो गए और 9 मई 1857 को 85 सोल्जर ऑफ 3rd कैवलरी उन्होंने मेरठ में रिफ्यूज कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स की ऑर्डर को मानने। उन्हें डिसमिस कर दिया गया सर्विस से और उन्हें क्या कर दिया गया बेटा, जेल में डाल दिया गया। इस इंसिडेंट की वजह से जो जनरल म्यूटिनी है वो फैल गई कहां पर, मेरठ में। और क्या हुआ इसकी वजह से, ऑन 10 में रेबेलियन सोल्जर आर मेरठ किल्ड। रेबेलियन सोल्जर्स जो थे ऑन 10 में, द रेबेल सोल्जर्स एट मेरठ किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को किल कर मार दिया और रिलीज देयर कमरेड्स, और जो ये 85 सोल्जर्स थे इन्हें क्या कर लिया, छुड़ा लिया। दे कैप्चर्स गन्स एंड एम्यूनिशन, उन्होंने उनका असला और बारूद सब कुछ क्या कर दिया, उन लोगों ने पकड़ लिया, किन्होंने, इंडियन सिपोइज ने अपने अंडर ले लिया। और उसका जो बिल्डिंग है उसमें पूरी तरह से क्या कर दिया, आग लगा दी, और ब्रिटिश रेस्ड फ्लैग ऑफ द रिवोल्ट। और यहां से क्या, इस रिवोल्ट की शुरुआत हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, द सोल्जर सेट ऑफ फॉर दिल्ली, ये सोल्जर कहाँ, दिल्ली के लिए निकल गए। ऑन देयर वे कट ऑफ टेलीग्राफ वायर्स, इन्होंने टेलीग्राफ वायर काट दिया, कम्युनिकेशन मेरठ से दिल्ली के बीच नहीं हो पाया। 11 मई की रात को इन लोगों ने यमुना को क्रॉस किया और रेड फोर्ट की ओर ये चले गए। देवर ज्वाइंड बाय लोकल इन्फेंट्री, और इन्हें लोकल जो इन्फेंट्री थी, घुड़सवार सेना, उनके द्वारा इन्हें क्या किया गया, ज्वाइन किया गया। रेबेल कैप्चर दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड मुगल रूलर बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफर देयर एम्परर, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर बना दिया। आफ्टर एग्रीइंग टू बी देयर लीडर, उनका लीडर होने के बाद, बहादुर शाह जफर ने म्यूटिनी का लीडर होने के बाद अपने और उसके जितने भी चीफ थे और उसके रूलर्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, उन सभी को क्या लिखा, लेटर लिखा। और उन्होंने कहा कि भैया सभी ऑर्गेनाइज हो जाइए, कॉन्फेडरेसी मीन्स एक गठबंधन में आ जाइए, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो ये ब्रिटिश हमारे लिए क्या हो जाएंगे, खतरा। तो इसके बाद बहादुर शाह जफर के इस लेटर के बाद बहुत सारे रूलर्स एक साथ मिलकर आ गए और इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ अपनी जो क्रांति है उसकी शुरुआत कर दी। सो हाउ इट इज हाउ द इट इज हाउ द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड। इस वजह से, इस तरह से 1857 के रिवोल्ट के हमने कोस पढ़े हैं।
हमने पढ़ा कि ये शुरुआत कैसे हुई है। अब बेटा डिस्कस कर लेते हैं एक बार बुक एक्सरसाइज के बारे में कि कितनी हम समझ पाए। बेटा आप लोग बुक एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली लीव अ मैसेज और यू मे कॉल। आपका जो लेसन है बेटा, अब इसमें क्या बचता है, कोर्स हमने पढ़ लिए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कोर्स के बाद हम पढ़ेंगे लेसन के बारे में कि भैया इसके यस आउटब्रेक और स्प्रेड कैसे हुआ ये पढ़ लिया। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, कोज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट एंड फिर रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट वी शैल बी यस कंप्लीटिंग इन द अपकमिंग लेक्चर्स। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। वीडियोस में जो नोट्स बताए हैं बेटा मैंने, जो आपको लिखाए हैं, उन नोट्स को ध्यान से अपनी आप नोटबुक में कर लें, ठीक है बेटा। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर स्टडीज।